बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमडी कैट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट, आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैं आज फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ टेस्ट की दूसरी वीडियो बना रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आरिफ एमडी कैट लेक्चर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिए थे, जिस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। अब हम आज की वीडियो में एमसीक्यूज़ नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। आइए पहले रीड करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ डायोड इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हमने इस एमसीक्यूज़ में डायोड के फंक्शन को बताना है कि डायोड का क्या फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ऑप्शन ए में लिखा है टू स्टोर एनर्जी, ऑप्शन बी में लिखा है टू रेजिस्ट करंट, एंड सी में लिखा है टू अलाउ करंट इन वन डायरेक्शन ओनली, एंड डी में लिखा है टू एम्पलीफाई करंट। फंक्शन ऑफ डायोड जो होता है वो हमारे पास होता है करंट को फ्लो करवाना इन वन डायरेक्शन में। इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है सी, टू अलाउ फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। देन एमसीक्यूज़ नंबर 22, वेक्टर के मल्टीप्लाई बाय आई। अगर हम वेक्टर के को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा। ए में लिखा है जे, बी में लिखा है -j, सी में लिखा है 0, डी में लिखा है 1। इसको फाइंड आउट। एमसीक्यूज़ नंबर 22 रीड करते हैं। वेक्टर के मल्टीप्लाई बाय आई, तो हमारे पास आंसर क्या होगा अगर हम इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह के वेक्टर का सॉल्व करने की एक ट्रिक है जो अभी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये देखें, ये मैंने वेक्टर बनाया है दो। एक्स एक्सिस पे हमारे पास वेक्टर आई होता है, वाई पे जे होता है और जेड एक्सिस पे वेक्टर के पाया जाता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का क्या मतलब है, आई को अगर आप जे से मल्टीप्लाई करवाएं तो आगे वाला जो वेक्टर होगा वो उसका आंसर होगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करवाया आई को जे से, आई मल्टीप्लाई बाय जे, तो आगे वाला वेक्टर क्या होगा, उसका आंसर होगा के। इस तरह अगर हम जे को के से करवाएं अब मल्टीप्लाई, जे मल्टीप्लाई बाय के, तो आंसर जे को के से करवाएं, आगे वाला वेक्टर क्या है, उसका आंसर आई। तो अब हम के को आई से करवाएं तो आंसर में क्या आएगा, जे। ये हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज गए। जब भी आप इस तरह के वेक्टर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन आप अगर इसी तरह इसी वेक्टर में क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जैसे क्लॉकवाइज का मतलब आई को अगर आप के से मल्टीप्लाई करवाएं तो आगे वाला वेक्टर उसका आंसर होगा आई मल्टीप्लाई बाय के, तो आगे वाला क्या है, जे, लेकिन नेगेटिव का जे, क्योंकि अब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज जब भी मूव करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा। अब इस तरह के को जे से मल्टीप्लाई करवाएं, के मल्टीप्लाई बाय जे, तो आगे वाला के को जब आपने जे से मल्टीप्लाई करवाया तो आगे वाला वेक्टर क्या है, आई, वो उसका प्रोडक्ट होगा लेकिन नेगेटिव में। फिर आप जे को आई से करवाएं, जे मल्टीप्लाई बाय आई, तो आगे वाला वेक्टर क्या है, के, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा। ये हम क्या गए, क्लॉकवाइज हमने मूव किया, तो इस तरह हमें वेक्टर का प्रोडक्ट क्या मिला, नेगेटिव। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा प्रोडक्ट, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट का नेगेटिव। अब एमसीक्यूज़ में देखते हैं कि यहाँ हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। के को आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट्स मीन के को आई से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वेक्टर में क्या आ रहा है, जे, और ये हमारे पास किस में है, एंटी क्लॉकवाइज में। इट्स मीन जे आंसर में हमारे पास दो दिए हैं लेकिन पॉजिटिव जे वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यू, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर व्हेन देयर डॉट प्रोडक्ट इज़ 0। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, ए बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा में हमें पता है अगर कॉस 0 रखें तो cos 0 1 के बराबर होता है और cos 90 रखें तो वो किसके बराबर होता है, 0। इट्स मीन अगर वेक्टर प्रोडक्ट 0 है
ज़ीरो कब आएगा? जब हम cos 90 रखेंगे और ए बी इस, देखें, ए बी cos 90 रखें। हमें पता है cos 90 ज़ीरो के बराबर होता है, तो जब वेक्टर ए बी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों वेक्टर का सम क्या आ जाएगा? ज़ीरो। इट्स मीन वो एंगल हमारे पास क्या होगा? cos 90, तभी उन दोनों का जो सम होगा हमारे पास, प्रोडक्ट होगा, वो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट है MCQs नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। हमें अगर हम स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? हमें ऑब्टेन होगा एक वेक्टर प्रोडक्ट, और उस वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस तरह MCQs नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है सी, वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है MCQs नंबर 25। अ गैस एब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट। गैस ने 500 जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि हमारे पास जो डेल्टा क्यू की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी, और हमारे पास डज वर्क 200 जूल, और काम कितना किया उसने? 200 जूल वर्क किया। अब हमें क्या निकालना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगा? सो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखें डेल्टा क्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक लगेगा हमारे पास। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 500। डेल्टा ई हमें फाइंड आउट करना है, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 200। सो यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर ये पॉजिटिव का है, जब इज़ इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। तो 500 में से 200 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा? 300। सो इस तरह MCQs नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है बी, 300 जूल। MCQs नंबर 26। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में देखें, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो आइसोथर्मल में हमारे पास जो हीट होती है वो बराबर होता है वर्क डन के। सो इट्स मीन हमारे पास ये जो है वो किसके बराबर होगा? ज़ीरो के बराबर। आइसोथर्मल में हमारे पास इंटरनल एनर्जी ज़ीरो के बराबर होती है, इसी वजह से डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू के। नेक्स्ट है MCQs नंबर 27। वर्क इफ़ 400 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। यहाँ हमारे पास एक कीवर्ड है ऑन। दो बातें याद रखें आप पहले। अगर यूज़ होगा वर्क डन के मामले में, अगर होगा वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हमारे पास कीवर्ड है स्टेटमेंट में। अगर बाय द सिस्टम लिखा होगा इट्स मीन वर्क हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर लिखा होगा वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम हो रहा है, ऑन द सिस्टम जब भी लिखा होगा इट्स मीन हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव में है। तो यहाँ पे लिखा 400 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। और हमारे पास कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, और हीट का एक्सचेंज कौन से प्रोसेस में नहीं होता? एडियाबैटिक में। इसका मतलब ये हमारे पास एडियाबैटिक का केस दिया हुआ है, और इंटरनल एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है। सो एडियाबैटिक में हमारे पास क्या होता है? डेल्टा क्यू जो होता है वो बराबर होता है माइनस डेल्टा ई के। जो भी हीट सप्लाई होती है वो किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि एडियाबैटिक में जो भी काम हो रहा होता है वो किसकी एक्सपेंस पे हो रहा होता है? इंटरनल एनर्जी की एक्सपेंस पे हो रहा होता है। इसी वजह से डेल्टा क्यू बराबर हो जाता है नेगेटिव डेल्टा ई के। तो इसका करेक्ट हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू कितना है? हीट की वैल्यू दी हुई है 400, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव 400, उसके बराबर है लेकिन नेगेटिव में। सो इस तरह MCQs का करेक्ट ऑप्शन है बी, -400 जूल। प्रोसेस में आप देखें एक ये भी ट्रिक है कि जो एडियाबैटिक में है हम कोई भी हीट ट्रांसफ़र ही नहीं करते, तो हीट एक्सचेंज ही नहीं होती, तो जितना भी हमारे पास वर्क डन होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। सो इट्स मीन हमारे पास वर्क डन यहाँ पे 400 है,
तो यहाँ पे नेगेटिव लगा है क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, जो भी वर्क डन हो रहा होता है वो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे हो रहा होता है। इस वजह से इस एमसीक्यूज़ की जो इंटरनल एनर्जी होगी इस केस में वो हमारे पास -400 जूल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 28। आइए रीड करते हैं। अगेंस्ट डज 250 जूल ऑफ वर्क एंड इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 100 जूल, हाउ मच हीट वॉज सप्लाइड। हमने क्या किया, गैस सप्लाई की, गैस के ऊपर कितना काम हुआ 250 जूल, इट्स मीन डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 250 जूल, और इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ का वर्ड हुआ है, इट्स मीन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी -100 जूल। अगर इंक्रीज़ का वर्ड होता तो ये पॉजिटिव में होती, लेकिन डिक्रीज़ का वर्ड है, इट्स मीन ये नेगेटिव में होगी। अब हमारे पास क्या मालूम करना, हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये डेल्टा क्यू ये लिखा हुआ है, उसके बाद हमने ये इंटरनल एनर्जी लिख दी या वर्क डन -100। तो 250 में से जब आप 100 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 150 जूल। सो इस तरह इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन है ए 150 जूल। नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने क्या किया, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द गैस, इट्स मीन डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 300 जूल। 300 जूल है, हमने क्या मालूम करना है इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया। एडियाबैटिक प्रोसेस में अभी मैंने आपको बताया डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होती है वो माइनस डेल्टा ई के बराबर होती है। इट्स मीन डेल्टा क्यू की जो भी वैल्यू होगी उसका नेगेटिव इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। 300 हमारे पास ये है, तो इट्स मीन डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी -300 जूल। इस तरह इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन है बी -300 जूल। अब आगे देखें, इन एन AC सर्किट व्हाट इज़ द फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। फेस डिफरेंस हमारे पास कितना होगा वोल्टेज और करंट के दरमियान में कैपेसिटिव सर्किट में, वो हमारे पास होता है π/2 और 90 डिग्री। π/2 किसके बराबर होता है 90 डिग्री के, तो करेक्ट ऑप्शन है बी 90 डिग्री सॉरी। इसमें क्या होता है कैपेसिटिव सर्किट में हमारे पास इस तरह से ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास करंट की जो वैल्यू होती है वो ऊपर होती है और हमारे पास वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो नीचे होती है। इसमें करंट जो होता है वो लीड कर रहा होता है और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा होता है। तो दोनों में जो हमारे पास डिफरेंस है फेस डिफरेंस वो किसके बराबर होता है π/2 और 90 डिग्री के। नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ नंबर 31। वेक्टर ए हमें दिया हुआ है और वेक्टर बी क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। सो ऐड करना तो बहुत आसान है, दो वेक्टर्स को यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो वेक्टर ए कितना है हमारे पास 3i + 4j, 3i + 4j को ऐड करना है वेक्टर बी में जो कि है i + 2j, i + 2j। सो बाहर देखें पॉजिटिव का साइन है, इट्स मीन अंदर की साइन बिल्कुल सही रहेंगे। 3i को i के साथ ऐड करना है, j को j के साथ ऐड करना है। 3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में 1 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 4 और ब्रैकेट में लिख दें i.i प्लस 4 और 2 को ऐड करें क्या होगा 6 और j.j आ जाएगा। तो सो आपने ऐड कर लिया। अब 4i और 6j कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में 31 में 4i + 6j करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ नंबर 32। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 6i - 8j इज़। इसका हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, जो भी दो वेक्टर आपको दिए हैं आपने अंडर ब्रैकेट में लेके उन दोनों को स्क्वायर कर देना है। 6i² + 8j²। तो 6 6 36, 8 8 64। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 100, लेकिन अंडर रूट तो 10 10 क्या होता है 100। तो इस तरह ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 10। ऑप्शन ए में हमारे पास 10 मौजूद है। सो अंडर रूट 10 किसके बराबर होता है 10 के। तो इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है ए 10। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 32। द सम ऑफ 2 वेक्टर गिव्स। हमने दो वेक्टर का सम लिया लेकिन ओपोजिट वेक्टर का। ओपोजिट वेक्टर मतलब एक आपके पास इस तरह से डायरेक्शन है, डायरेक्शन में ओपोजिट होंगे।
एक पॉजिटिव 3 है, एक नेगेटिव 3 है। तो जब आप इन दोनों को करेंगे क्या होगा, पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0, और 0 को हम कहते हैं नल वेक्टर। सो इस तरह MCQs नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन है बी, नल वेक्टर। देन MCQs नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट वेक्टर। हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा है इनमें से। ए में लिखा है 3i + 4j, बी में लिखा है i, देन i + j, और देन लिखा है i/√2 + 1/√2j। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमारे पास सेम होता है। सो इस तरह ऊपर वाले देखें i और j, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखें ये बिल्कुल जब भी आपने MCQs किए होंगे या न्यूमेरिकल किए होंगे यूनिट वेक्टर के, तो आपके पास इस तरह के आंसर आते होंगे। इस तरह इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, जिसमें वेक्टर i भी है और j भी है। वैसे हमारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। MCQ नंबर 32 है हमारे पास, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज़। a और b का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट से मुराद है इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। सो कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। a डॉट b, तो वेक्टर a कितना है आपके पास 2i + 3j, बीच में डॉट लगा दें, b की जगह i + 4j। तो अब 2 × 1 = 2, और i को मल्टीप्लाई करवाएं i से, बीच में क्या है प्लस, 3 × 4 = 12, और j × j। जब भी डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, i j, जैसे कि i × i, j × j, और k डॉट k किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। सो इसका मतलब i को i से मल्टीप्लाई करवाए 1, 12 j को j से करवाए 1, 2 × 1 = 2, और ये 12 × 1 = 12, तो ये दोनों किसके बराबर हो गए, 14। सो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 14। Then MCQs number 36, in an AC circuit, what is the phase difference between voltage and current in a purely resistance circuit? रेजिस्टेंस सर्किट में हमारे पास फेज़ डिफरेंस कितना आता है, फेज़ डिफरेंस होता है 90 डिग्री, जिसे हम π/2 भी कहते हैं, और 90 डिग्री। नेक्स्ट है MCQs नंबर 37, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, सो वो करता है सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। देन है MCQs नंबर 38, अगर हम 100 जूल ऑफ हीट सप्लाई करें सिस्टम को, इट्स मीन डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव j 100 जूल है, और हमारे पास वर्क डन की वैल्यू है 60 जूल। तो इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करना है, तो ये तो बहुत आसान है, बस वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल लें। हीट है 100, डेल्टा ई मालूम करना है, और डेल्टा डब्ल्यू है 60 के बराबर, तो 100 ये 60 वहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 40। इस तरह MCQs का 38 का करेक्ट ऑप्शन है सी, 40 जूल। 39 में है, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज। एडियाबैटिक में क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज, हम कोई भी हीट ना देते हैं, ना ट्रांसफ़र होती है, ना सप्लाई होती है। 40 में क्या है, द स्लोप ऑफ आइसोकोरिक ग्राफ इज। आइसोकोरिक कौन सा होता है, वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। सो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब वर्क डन की वैल्यू 0, इट्स मीन पी वी का ग्राफ हमारे पास क्या होगा, पी वी का ग्राफ होगा पैरेलल टू द प्रेशर। देखिए प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम एक ही जगह पे है ना, इससे आगे तो नहीं हो रहा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट्स मीन पैरेलल टू द प्रेशर। इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू द प्रेशर। ये एक्स एक्सिस पे हम v को रखेंगे और वाई एक्सिस पे हम p को रखेंगे। तो इस तरह इस MCQs नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन है बी, पैरेलल टू द प्रेशर। आइसोकोरिक के ग्राफ में जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, इट्स मीन इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ये एक ही जगह पे रहता है जहाँ पे होता है कांस्टेंट, से v हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस तरह पैरेलल टू द प्रेशर इसका करेक्ट ऑप्शन है।
सो आज की वीडियो में हमने फिज़िक्स के टेस्ट के और मज़ीद 20 MCQs को सॉल्व किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो देखने के बाद फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।